हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यूज़ के बारे में। तो आइए जान लेते हैं इनको। और हमारे ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट टॉपिक की वीडियोस और क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न सत्रों का सही क्रम है? अब देखेंगे, इनमें हमें 3 स्तर दिए हुए हैं और इनको अच्छे तरीके से हमें लगाना है। तो हम देखेंगे स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। तो हमने पढ़ा था इसके अंदर कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कि हमारे पास है ना 3 स्तर दिए हुए थे। एक तो सबसे पहले है स्मृति स्तर, क्योंकि उसके अंदर हम अभ्यास करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर बोल के अभ्यास करते हैं। सेकंड में क्या होता है, बोध स्तर, उसके अंदर क्या करते हैं कि हम याद रखने के साथ साथ अभ्यास भी करते हैं। और तीसरे के अंदर क्या था, हम उन दोनों को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले आएगा स्मृति स्तर, उसके बाद बोध स्तर और उसके बाद आएगा हमारा चिंतन स्तर। अब देखते हैं संज्ञात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो हमें पता है स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास 3 टाइप के जो जो हमारे क्षेत्र थे वो 3 टाइप के बनाए गए थे। आइए उनको देखते हैं किस तरीके से। तो संज्ञात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो हमें पता है कि 1956 के अंदर ब्लूम, जो हमारे ब्लूम थे, बेंजामिन एस ब्लूम, उन्होंने हमें 3 तरीके के जो इनके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है, उनके बारे में समझाया था और इनका वर्गीकरण किया था। तो उसमें से संज्ञात्मक क्षेत्र एक है। तो संज्ञात्मक क्षेत्र, दूसरा भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और तीसरा मनोसंचालित क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। इसके बाद देखेंगे उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अब देखेंगे सबसे पहले कि भाई हायर एजुकेशंस के जो हमारे कॉलेज वगैरह के जो टीचर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो क्या क्या कराते हैं। देखो, छात्रों को जानकारी प्राप्त कराना ये कराते हैं जी। परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करना, ये तो सभी प्रकार के, चाहे छोटे क्लास की हो चाहे बड़ी क्लास की हो, परीक्षा के लिए तो सबको तैयार कराते ही हैं टीचर्स। श्रम को, छात्रों को श्रम सीखने के लिए प्रेरित करना, तो ठीक है, श्रम सीखने के लिए प्रेरित करते हैं और हायर एजुकेशन में करते हैं। बाकियों में तो टीचर साथ लग के कराता है, लेकिन हायर एजुकेशन में तो छात्रों को श्रम सीखने के लिए ही प्रेरित करते हैं। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करना, ये भी हमारा हायर एजुकेशन का एक वो है। तो हमारा जो आंसर है इसका 3 आएगा, कि इसका पहला, तीसरा और चौथा ये हमारे इसके आंसर हैं। उसके बाद देखेंगे जॉन डेवी ने शिक्षा के किस क्षेत्र में अधिक बल दिया। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक अभी कुछ समय पहले, कुछ समय नहीं, इन्होंने एक व्याख्यात्मक की थी, एक प्रतिपादन किया था इस चीज़ का। उसका नाम था अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल कोई चीज़ थी उनका इसने प्रतिपादन किया था। तो एक्सपेरिमेंट होगा तो वो क्रिया के आधार पे होगा, तो इनका पहला ही आंसर आएगा क्रियामूलक ज्ञान। उसके बाद है हमारा CAI, तो ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका हमारा आंसर होगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे 6th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी विधि है जिनको आपस में जोड़ता है। देखो, समूह चर्चा, ये एक अलग टाइप का विधियों में आता है। दूसरा विचार मंथन, ये भी अलग टाइप का आता है। लेकिन विभेदित अनुदेश, यानी कि डिफरेंट टाइप को एक साथ इकट्ठा करता है ये। तो ये इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। निम्न में से किस कथन को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है, यानी कि कक्षा में आदर्श किस स्थिति को माना जाएगा। आप देखेंगे एक शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है। ठीक है जी, टीचर्स तो अपना लेक्चर देने के लिए पूरी तरीके से आएगा, तभी बच्चों को पढ़ा पाएगा, वरना अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती है। दूसरा, छात्र पूरी तरह से तैयार आते हैं और उस शिक्षक की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ विषय पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, अगर स्टूडेंट भी सीखने के लिए आएंगे तभी वो जो टीचर एक्सपेरिमेंट वो अपना लेक्चर दे रहा है तभी उसको सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। और शिक्षक की उपस्थिति में ही अगर वो डिस्कशन करेंगे उस विषय के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, तो ही काम आएगा। तीसरा, शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। विषय पर चर्चा तो भाई पहले भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो आए तभी विषय पर चर्चा हो। शिक्षक सीखने के लिए सर्वदर्शी यंत्रों का प्रयोग करता है।
ये भी एक ज़रूरी नहीं है कि भाई ये एक आदर्श तक में नहीं आता है कि इन यंत्रों का प्रयोग किया जाए। ये तो तब प्रयोग है जब अगर टीचर लेक्चर दे रहा है और उसका समझ में नहीं आ रहा तो इनकी सहायता ले सकता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए और एक और दो दोनों। शिक्षक कक्षा में प्रथम पूछता है, यानी कि प्रश्न पूछता है, सॉरी ये प्रथम की जगह प्रश्न है, प्रश्न पूछता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब देखो, छात्रों को व्यस्त रखना, छात्रों को तो और तरीके से भी व्यस्त रखा जा सकता है। अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन भी टीचर अपने हिसाब से बनाए रख सकता है। छात्रों का ध्यान एकत्रित करने के लिए, छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से, सिखाने के लिए तो वो और तरीके से भी सिखा सकता है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या करेगा, छात्रों को ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सारा ध्यान लगा के बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे है। निम्न में से किस आधार पर लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो लिखित सामग्री है उसका मूल्यांकन अच्छे से नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता, भाषाई अभिव्यक्ति, भाषाई अभिव्यक्ति है तो भाई टीचर्स को बुला सकते हैं, उस भाषा वाले को, तो हो सकता है उसका भी मूल्यांकन अच्छे से। तार्किक प्रस्तुति, इसमें भी कर सकते हैं। और विषय बोध में भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, यानी कि आपने अभी कुछ पढ़ा है उसको अगर आप दोबारा प्रस्तुत करने की क्षमता, इसमें लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ये राइट है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब देखेंगे, मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती, किस चीज़ों पर बल नहीं देती। अब देखेंगे मूल मूल पाठ्यचर्या। अब देखो, मूल पाठ्यचर्या का सबसे एक अंग समस्या का समाधान भी है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं और समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। विषय वस्तु का परिभाषित करना, यानी कि विषय वस्तु को परिभाषित करना, ये भी हमारे मूल पाठ्यचर्या की एक परिभाषा, ये एक तरीके से मेन पार्ट है। और विभिन्न विषय का एकीकरण, यानी कि ये भी हमारा पार्ट है, क्योंकि हमारे विभिन्न विषय उनको हम एक इकट्ठा करके पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उनको हम मूल पाठ्यचर्या में नहीं लेते, उसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो हमारी सामाजिक प्रक्रिया, तंत्र की जो प्रक्रिया है, उनको हम अपने पाठ्यचर्या में नहीं लेते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो पाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।